Hello, my dear students. I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. प्यारे बच्चों, मैं लगातार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वीडियोस आपको दे रहा हूं और आपके द्वारा आई हुई प्रतिक्रियाओं से मैं बहुत ही खुश भी हूं। आप लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आप वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक और उन लोगों तक शेयर कर रहे होंगे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मैंने आपको अभी तक 3 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया कि शुरुआती जो बेसिक्स होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, उसके बारे में हम लोग कैसे पढ़ते हैं। वीडियो नंबर 2 में हमने टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में बताया। वीडियो नंबर 3 वो तो बहुत ही शानदार वीडियो था और उसमें हमने पूरा स्ट्रेस को आपके सामने प्रस्तुत किया। पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे प्रचलित अगर शब्दों की बात करी जाए, सबसे पॉपुलर टर्म्स की बात करी जाए, तो 2 टर्म बड़े पॉपुलर होते हैं। एक का नाम है स्ट्रेस और दूसरे का नाम है स्ट्रेन। आज की क्लास पूरी तरह से डेडिकेटेड है दूसरे टर्म के लिए, जिसका नाम है स्ट्रेन। लास्ट क्लास स्ट्रेस पे हुई थी, ये वाली क्लास पूरी तरह से स्ट्रेन पर होने जा रही है। क्या होता है स्ट्रेन, कितने प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, और एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कई बार आपसे पूछा गया होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में पहले कौन आता है। पहले स्ट्रेस आया फिर उसके कारण स्ट्रेन आया, या फिर पहले स्ट्रेन आया फिर उसके कारण स्ट्रेस आया। यूं कहा जाए, अगर टेक्निकल भाषा में कहा जाए, तो कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है। कॉज के कारण ही इफेक्ट आता है, कारण के कारण ही प्रभाव आता है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को भी आप पसंद करेंगे और आप उसी तरह से मुझे प्रतिक्रियाएं देंगे जिस तरह से आप देते आए हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है स्ट्रेन्स। स्ट्रेन को विकृति कहते हैं हिंदी में। अगर आपको जो है स्ट्रेन्स समझना है, अगर आपको स्ट्रेन समझना है, तो स्ट्रेन समझने से पहले एक पर्टिकुलर टर्म आपको समझना पड़ेगा, जिसका नाम है डिफॉर्मेशन। पहले आपको डिफॉर्मेशन समझना पड़ेगा। अगर आप डिफॉर्मेशन समझ गए तो आप स्ट्रेन समझ जाएंगे। डिफॉर्मेशन क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं ये आप जानते होंगे। डिफॉर्मेशन का मतलब है विरूपण, किसी चीज का फॉर्म चेंज हो जाना, फॉर्म डिफॉर्म हो जाना। फॉर्म मतलब रूप और डिफॉर्मेशन का मतलब है उसका डिफॉर्म होना, यानी उसके रूप का बदल जाना। रूप का बदल जाना कई प्रकार से हो सकता है। जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको खींच दूं तो भी इसका रूप बदलेगा। रूप मतलब इसका डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म का मतलब है कि इसका साइज बदलेगा, या और प्रकार से भी रूप बदल सकते हैं। अगर हम डिफॉर्मेशन का स्टडी करना चाहें, अगर हम डिफॉर्मेशन का अध्ययन करना चाहें, तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें डिफॉर्मेशन 2 प्रकार से हो सकता है। यानी किसी बॉडीज में डिफॉर्मेशन कितने प्रकार से हो सकता है, कोई अगर आपसे पूछे तो आप उसको बताइए किसी भी बॉडीज में डिफॉर्मेशन 2 प्रकार से हो सकता है, जहां तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात है। किसी और सब्जेक्ट में कहीं और अगर कुछ और डिफॉर्मेशन आपको बताए जा रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। व्हाट आई एम टॉकिंग इन द रेफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफॉर्मेशन कितने प्रकार का हो सकता है बच्चों, तो आप बताओगे डिफॉर्मेशन 2 प्रकार का हो सकता है। एक जो डिफॉर्मेशन का तरीका है वो है चेंज इन एक जो डिफॉर्मेशन का तरीका है बच्चों, वो क्या है, वो है चेंज इन साइज। हो सकता है कहीं डिफॉर्मेशन में साइज चेंज हो रहा हो, चेंज इन साइज। और डिफॉर्मेशन का जो दूसरा तरीका है वो हो सकता है चेंज इन शेप। डिफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी बॉडी की
जो भी डायमेंशंस हैं वो बदल जाएंगी, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या तो उसका रूप बदल जाएगा या तो उसका एंगल बदल जाएगा। ये सब कुछ चीजें डिफॉर्मेशन कही जाती हैं। हमें पूरे डिफॉर्मेशन को दो कैटेगरी मिला करके खड़ा कर दिया है। एक कैटेगरी है चेंज इन साइज का और दूसरी कैटेगरी है चेंज इन शेप का। यानी डिफॉर्मेशन आप सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार से, दो कैटेगरी में पढ़ने जा रहे हैं। एक आप तब पढ़ेंगे जब चेंज इन साइज होगा, दूसरा आप तब पढ़ेंगे जब चेंज इन शेप होगा। चेंज इन साइज का क्या मतलब है, इसको पहले हम डिटेल में समझेंगे। चेंज इन शेप का क्या मतलब है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा कुछ बातें बता दूं कि अगर चेंज इन साइज को लेकर के मैं बात करूं तो इसका संबंध है नॉर्मल स्ट्रेन से। ये किसको डिफाइन करेगा? नॉर्मल स्ट्रेन। आपने जरूर सुना होगा नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, हाँ, कंप्रेसिव, टेंसाइल, बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो इसका रिलेशन किससे है? नॉर्मल स्ट्रेन से। यानी जहां पर साइज में चेंज होगा, जहां शेप नहीं बदलेगा, केवल साइज बदलेगा, वहां पर नॉर्मल स्ट्रेन की गणना की जाएगी, कैलकुलेशन किया जाएगा। और जहां पर शेप बदलेगा, जहां पर शेप बदलेगा, जहां पर शेप बदलेगा, वहां पर शियर स्ट्रेन किसकी बात की जाएगी? वहां पर शियर स्ट्रेन की चर्चा की जाएगी। नॉर्मल स्ट्रेन को हम लोग अमूमन एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। और अगर शियर स्ट्रेन की हम लोग बात करें तो शियर स्ट्रेन को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। शियर स्ट्रेन को एंगल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अभी बताऊंगा आपको क्लास में कि शियर स्ट्रेन डिफाइन कैसे होता है। बहुत कंफ्यूजन होगा आपको शियर स्ट्रेन को लेके। इस क्लास में सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा, बस पूरे वीडियो पे बने रहिए। तो ये कुल मिलाकर के स्ट्रेन्स का क्लासिफिकेशन है। मैं एक बार स्क्रीन से हट जा रहा हूं ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो डिफॉर्मेशन कितने प्रकार का हुआ? चेंज इन साइज, चेंज इन शेप। चेंज इन साइज कितने प्रकार का? जो चेंज इन साइज है वो नॉर्मल स्ट्रेन को डिफाइन करता है और जो चेंज इन शेप है वो शियर स्ट्रेन को डिफाइन करता है। अब आइए जरा हम लोग, अभी हम स्ट्रेन पे आए ही नहीं हैं, अभी स्ट्रेन की हमने कोई चर्चा नहीं करी। अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? डिफॉर्मेशन की। पहले हमें डिफॉर्मेशन समझना है। अगर हम डिफॉर्मेशन समझ गए तो स्ट्रेन तो हम समझ ही जाएंगे। तो पहले हम कौन से प्रकार के डिफॉर्मेशन की बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे चेंज इन साइज के बारे में। और जब इसकी बात कर लेंगे तो इसकी सहायता से आपको समझाएंगे नॉर्मल स्ट्रेन के बारे में। नॉर्मल स्ट्रेन के सारे कैलकुलेशन जब करवा देंगे तब हम आएंगे आपको चेंज इन शेप के बारे में। और जब चेंज इन शेप आप पढ़ लेंगे तब आपको समझाएंगे शियर स्ट्रेन के बारे में। जब शियर स्ट्रेन आप पढ़ लेंगे तो ये क्लास समाप्त हो जाएगी। इतना ही है इस क्लास में आज। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफॉर्मेशन के किस रूप को देखना चाहते हैं? सबसे पहले हम डिफॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं किस फॉर्मेट में? चेंज इन साइज। आइए, अगर हम डिफॉर्मेशन का अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम डिफॉर्मेशन का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया कि डिफॉर्मेशन में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? चेंज इन साइज के बारे में। चेंज इन साइज के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? चेंज इन शेप के बारे में। चेंज इन साइज से ही डिफाइन होता है नॉर्मल स्ट्रेन। चेंज इन साइज से ही क्या डिफाइन होता है? नॉर्मल स्ट्रेन। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम नॉर्मल स्ट्रेन की चर्चा करने जा रहे हैं और किस तरह से साइज चेंज होता है। लेट अस सपोज यहां पर एक बॉडी है। लेट अस सपोज यहां पर एक बॉडी है और ये कुछ इतनी बड़ी है, कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है मान लिया हमने। अब अगर हम इस बॉडी पर एक टेंसाइल स्ट्रेस लगा दें, टेंसाइल फोर्स लगा दें,
अगर हम इस बॉडी पे टेंसाइल फोर्स लगा दें तो ये बॉडी क्या करेगा, इस बॉडी में एक्सपेंशन होगा, तो इसको खींचेंगे टेंसाइल फोर्स से। लेट अस सपोज दिस इज द फोर्स। अगर हम इसको इस फोर्स से खींचेंगे तो बॉडी में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। मान लीजिए पहले ये बॉडी, जो बॉडी की पहले जो लेंथ है वो L0 है। इनिशियल लेंथ कितनी है, L0। बहुत से बुक्स में, बहुत से किताबों में इनिशियल लेंथ Li भी मानते हैं, L1 भी मानते हैं। मैं L0 की मेरी आदत पड़ी हुई है तो L0 या L0 में मानूंगा। आप भी L0 मानिए, मेरे साथ पढ़ना है तो आपको ही फायदा रहेगा। अब जब हम इसको खींच रहे हैं तो क्या होगा, ये बॉडी इस तरह से आगे बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा। जब एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने के बाद इस बॉडी की स्थिति क्या होगी, इस बॉडी की स्थिति ये होगी कि ये बॉडी थोड़ा सा, या जितना भी आप कह लीजिए, इतना आगे जाएगी। एकदम थोड़ा दिखाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ना, इसलिए थोड़ा और लंबा दिखाया। यानी ये बॉडी जो पहले यहीं तक थी, L0 तक थी, अब ये बॉडी इतनी बड़ी हो गई, और चलिए इसकी जो फाइनल दूरी निकली है उसको हमने दिया नाम LF, L फाइनल। जो बॉडी पहले यहां तक थी अब वो बॉडी यहां तक है, यानी बॉडी के लेंथ में चेंज हो गया और लेंथ बढ़ गया। क्यों लेंथ बढ़ गया, क्योंकि यहां टेंसाइल फोर्स है, बॉडी को टेंशन दे रहा है, बॉडी को खींच रहा है, इसलिए लेंथ बढ़ गया। अब मुझे यह बताइए यहां किस प्रकार का डिफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज इन शेप या चेंज इन साइज। क्या बॉडी के शेप में कोई परिवर्तन हुआ या फिर केवल और केवल बॉडी के साइज में परिवर्तन हुआ। तो आप देख करके भी बता सकते हैं कि बॉडी के शेप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी ये सिलेंड्रिकल बॉडी थी, अभी भी सिलेंड्रिकल बॉडी है। अगर किसी और आकार की रही होती, कोई रेक्टेंगुलर बार रहा होता तो उसको भी खींचते तो उसका शेप ना बदलता, केवल बदलता उसका साइज। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है ये किस प्रकार का है, देखिए, चेंज इन साइज। और अगर चेंज इन साइज कहीं पर होगा तो वहां पे क्या डिफाइन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन। वहां पे क्या डिफाइन होता है, नॉर्मल स्ट्रेन। ये बात हमेशा समझ लीजिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि चेंज इन साइज किस स्ट्रेन से संबंधित है, नॉर्मल स्ट्रेन से। चेंज इन शेप किससे रिलेटेड है, शियर स्ट्रेन से। तो यहां ये कंफर्म है। यहां नॉर्मल स्ट्रेन क्यों आ रहा है, यहां नॉर्मल स्ट्रेन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, चेंज इन साइज हो रहा है, चेंज इन शेप नहीं हो रहा। तो इतना दिमाग में कंफर्म पहले कर लीजिए कि डिफॉर्मेशन किस प्रकार का है तो स्ट्रेन किस प्रकार की आएगी। अभी मैंने स्ट्रेन कितनी आएगी उसे कैलकुलेट नहीं कराया है, अभी मैंने सिर्फ यह बताया है कि किस प्रकार की स्ट्रेन किस प्रकार के डिफॉर्मेशन में आपके सामने प्रस्तुत होगी। अगर डिफॉर्मेशन चेंज इन साइज का है, द स्ट्रेन विल बी नॉर्मल स्ट्रेन। एक लड़के ने कहा कि सर बात मुझे पूरी समझ में आ गई, अब आप ये मुझे बताइए कि नॉर्मल स्ट्रेन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि नॉर्मल स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। अगर नॉर्मल स्ट्रेन या एप्सिलॉन को हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहां लेंथ न कह करके आप चेंज इन डायमेंशन कह दीजिए, क्योंकि लेंथ भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है। तो आप लेंथ न कह करके डायमेंशन यूज करेंगे तो एक जनरलाइज्ड वर्ड हो गया। यहां तो लेंथ ही है लेकिन कोई भी डायमेंशन हो सकता है, ठीक है ना। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, एक जनरलाइज्ड वर्ड आप यूज कर लीजिए। चलिए बताइए यहां पर चेंज इन लेंथ कितना हुआ, यहां पे चेंज इन लेंथ कितना हुआ। अगर मैं यहां पे निकाल दूं, बताइए कितना चेंज हुआ। पहले L0 था, फिर LF हो गया। पहले आपके पास 50 रुपए थे, फिर आपके पास 200 रुपए हो गए। तो कितने का चेंज हुआ, 50 से 200 पे गए तो 200 माइनस 50 यानी 150। 150 कैसे आया, फाइनल वाले से इनिशियल वाला माइनस आपने कर दिया। तो कितने का चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, चेंज हुआ लेंथ में चेंज हुआ है। तो यल फाइनल
माइनस यल इनिशियल। यल इनिशियल को हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, यल नॉट। तो एल फाइनस माइनस एल इनिशियल अपॉन एल नॉट। तो ये आपकी जो वैल्यू आई है, ये जो आपका फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला किसका मिल गया आपको, स्ट्रेन का। किस प्रकार की स्ट्रेन का फॉर्मूला है ये किस प्रकार की स्ट्रेन का फॉर्मूला है बताइए, ये किस प्रकार की स्ट्रेन का फॉर्मूला है, ये नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला है। क्या लिखा है पढ़ लीजिए बोर्ड पे, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल नॉट। ठीक है, इस फॉर्मूले को और अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो और आप भी कुछ कर सकते हैं। आइए देखते हैं जरा क्या कर सकते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं फिर से बना दूंगा काम अगर आपको पड़ेगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आई है, एल फाइनल माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट। अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एल फाइनल अपॉन एल नॉट माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट। अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एल फाइनल अपॉन एल नॉट माइनस 1, और इधर कितना आपका है एप्सिलॉन। इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू आ जाएगा एल फाइनल अपॉन एल नॉट। ठीक है ना, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैं इस पर स्टार लगा दे रहा हूँ। इसके अलावा एक फॉर्मूला आपसे कभी कभी एग्जामिनेशन में और पूछ सकता है, जो कि यहीं से निकाला जा सकता है। ये फॉर्मूला क्या पूछ सकता है, अगर आप यहाँ से एल फाइनल की वैल्यू निकालेंगे, आपसे स्ट्रेन न पूछ करके स्ट्रेन दे देगा, स्ट्रेन गिवन रहेगा और पूछेगा फाइनल लेंथ कितनी हुई। तो अगर हम इसकी फाइनल लेंथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एल नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन। दिस विल बी द वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू हो। ये क्या है, एल फाइनल क्या है, फाइनल लेंथ है, फाइनल लेंथ है। ठीक है ना, एल नॉट क्या है, इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ है। एप्सिलॉन क्या है, स्ट्रेन है। तो ये फॉर्मूला भी आपके काम का है, इस फॉर्मूले को भी आप समझ लीजिएगा, इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला भी आपके काम में आ सकता है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तो खैर बेसिक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है ही है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। 3 फॉर्मूले याद रख लेंगे, इसके बाहर कोई चौथा फॉर्मूला नहीं है। तो एक बार मैं स्क्रीन आपको दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा भाई अब देखिए जरा, अब देखिए, अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं। अब देखिए ये नॉर्मल स्ट्रेन तो था, अब नॉर्मल स्ट्रेन कितने प्रकार का हो सकता है, नॉर्मल स्ट्रेन कितने प्रकार का हो सकता है। नॉर्मल स्ट्रेन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है आपका टेंसाइल, टेंसाइल में क्या हुआ, और एक आपका कंप्रेसिव हो सकता है। टेंसाइल में क्या हुआ, अभी देखा आपने, अभी आपने क्या देखा कि एक बार था, अभी आपने देखा ना कि एक बार था, और इस बार पे जब आपने स्ट्रेस लगाया, जब आप इस असल में लगाते तो हम फोर्स हैं, लोड है, लेकिन गणना हम किसकी करते हैं, स्ट्रेस की। तो आपने देखा कि बार क्या हुआ, ये बार की लंबाई बढ़ गई ना, ये बार की लंबाई जो है वो बढ़ गई, सॉरी कुछ इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए कॉम्प्रेसिव को हम समझना चाहें, अगर हम कॉम्प्रेसिव को समझना चाहें तो कॉम्प्रेसिव मान लीजिए ये बार है इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग जब कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये जो लंबाई है ये क्या होगी, घट जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका यल नॉट ये हो जाएगा ना, यल नॉट ये हो जाएगा, और उस केस में आपका जो यल फाइनल है वो ये हो जाएगा। ठीक है ना, यानी यल फाइनल छोटा होगा, यल नॉट आपका बड़ा होगा, इनिशियल लेंथ बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे आपका ये था ना, एल नॉट ये था, और यल फाइनल आपका देखिए ये मिला था। ठीक है, अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं।
कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग नेगेटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं। ऐसा कोई शर्त नहीं है कि आप पॉजिटिव ही लीजिए नेगेटिव ही लीजिए, आप अपना साइन कन्वेंशन भी बना सकते हैं। यू आर फ्री टू चूज एनी साइन कन्वेंशन। फिर आपने कहा सर आप फिर इसको क्यों ले रहे हैं, पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि दुनिया में जितनी भी अच्छी किताबें हैं, दुनिया में जितनी भी अच्छे टीचर्स हैं, सब इसको यही लेते हैं। और हम भी इसी दुनिया पर रहते हैं, हम मंगल ग्रह से तो आए नहीं है ना, तो चांद से आए हैं, तो इसलिए हम भी यही साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे से सोम पढ़ना चाहते हैं, तो आप भी फॉलो कर लीजिए, क्या बुराई है। समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार अक्सर पूछता है, आज भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपसे कई बार अक्सर पूछता है, लिखा रहता है कि अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वो कौन सी स्ट्रेन होगी? तो अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कौन सी स्ट्रेन होगी? वो नॉर्मल होगी कि शेयर होगी? ऑब्वियस सी बात है वो नॉर्मल होगी। क्यों नॉर्मल होगी? क्योंकि वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो उसके वॉल्यूम का मतलब है कि, वॉल्यूम का मतलब है कि उसके साइज में चेंज हुआ, उसका शेप नहीं चेंज हुआ। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए देखिए, इसका ही देख लीजिए, अगर आप यही एग्जांपल ले लीजिए, तो पहले इसका वॉल्यूम ये इतना बड़ा इसका वॉल्यूम रहा होगा, अब वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है ना? इसका वॉल्यूम देखिए ज्यादा था, अब कम हो गया, इसका कम था ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम चेंज होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई इतना बड़ा कोई बॉडी है, अगर आपने इसको खींच दिया तो ये इतना लंबा तो हो गया, लेकिन इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में जो चेंजेस होते हैं वो भी किस में आता है आपका? वो भी नॉर्मल स्ट्रेन के अंतर्गत ही आता है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको आ रही हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना? ताकि हम आपको और डिटेल में समझा सकें। अच्छा भाई, अब एक काम करिए, अब हम आगे जो कुछ भी पढ़ेंगे वो शियर स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन शियर स्ट्रेन पर जाने से पहले हम आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट समझाना चाहते हैं। और स्टेटमेंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना पॉपुलर ये क्वेश्चन आज होता है ना, बचपन में आप लोग होते हैं, आप बड़े भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। ठीक है ना? बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। उतना ही पॉपुलर क्वेश्चन मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को होता है कि पहले स्ट्रेस आया कि पहले स्ट्रेन आया। असल में आज हम ये जानना चाहते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में पहले आया कौन। आपने जरूर कभी न कभी पहले सुना होगा किसी न किसी से कि पहले स्ट्रेस आता है कि पहले स्ट्रेन आता है, और सब लोग अपना अपना कहानी सुनाते हैं कि पहले स्ट्रेस आया फिर स्ट्रेन आया, पहले स्ट्रेन आया फिर स्ट्रेस आया। ठीक है? इस तरह से आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पहले स्ट्रेस आया कि पहले स्ट्रेन आया। असल में हम ये नहीं जानना चाहते कि पहले स्ट्रेस आया कि पहले स्ट्रेन आया। दो शब्द होते हैं, उन दोनों शब्दों से हम परिचय करना चाहते हैं। एक शब्द होता है कॉज और एक शब्द होता है इफेक्ट। कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो किसके कारण से कौन सा प्रभाव जन्म ले रहा है, हम यह समझना चाहते हैं। कारण का मतलब क्या होता है कि कौन कारण कौन है, कौन पैदा करवा रहा है उस प्रभाव को। इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक कारण होगा और एक प्रभाव होगा। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू रीच, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम स्ट्रेस और स्ट्रेन में एक को कारण समझना चाहते हैं और एक को हम जानेंगे ये प्रभाव है, मतलब कौन किसको पैदा कर रहा है। ठीक है ना? तो आइए जानते हैं जरा कारण कौन है और प्रभाव कौन है, उसको समझने के लिए जरा समझते हैं। ठीक है? अगर आपने मेरा तीसरा लेक्चर नंबर 3 देखा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन पे, तो आपको और ये क्लास कनेक्ट हो रही होगी। नहीं देखा है तो जरूर देखिए। ठीक है? जितना आप सीरीज में देखेंगे, क्रम से देखेंगे, उतना ही आपको मजा आएगा। चलिए, अगर हम लोग बात करें किसी एक बॉडी के बारे में, मान लीजिए ये बॉडी है, अगर हम इस बॉडी को हीट कर दें,
अगर हम इस बॉडी को हीट कर दें तो क्या होगा? आपने कहा सर क्या होगा? ये बॉडी एक्सपेंड करेगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो और सिंपल कर देते हैं, और सिंपल कर देते हैं। सिंपल सी एक बॉडी ले लो इस तरह से। 3D में नहीं समझ में आ रहा है तो 2D में ले लो। अगर हम इस बॉडी को हीट करें तो क्या होगा? अगर हम इस बॉडी को हीट करेंगे तो ये बॉडी एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने का मतलब क्या है कि इस बॉडी में स्ट्रेन आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। भाई जो बॉडी ये L लंबाई की मान लीजिए बॉडी है, ठीक है ना, ये L है मान लीजिए, ये डायमेंशन इसका L है। तो जब आप हीट कर देंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो L है ये चलो L0 है, तो बाद में इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L0 से इसका डायमेंशन L फाइनल हो जाएगा। तो यहां पर स्ट्रेन डेवलप होगा ना, यहां पर डिफॉर्मेशन आ रहा है, बेसिकली डिफॉर्मेशन आ रहा है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये L0 से L फाइनल पे पहुंचेगा, यहां डिफॉर्मेशन आएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है, और जिन लोगों ने वीडियो नंबर 3 देखा होगा उनको ये बात और समझ में आ रही हो। अब जरा समझिएगा, अब अगर हम एक काम करें, अब हम अगर एक काम करें कि हम एक बॉडी ले लें, अब अगर हम एक काम करें कि हम एक बॉडी ले लें और इस बॉडी को हम क्या करें, इस बॉडी को हम चारों तरफ से फिक्स कर दें। देखो हमने इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब हमने इस बॉडी पे क्या किया? सब तरफ से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। सब तरफ से हमने इस पे क्या किया? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। और रिस्ट्रिक्शन लगा के हम हीट करना चाहते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के हम हीट करेंगे तो अब यहां डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। यानी अब डिफॉर्मेशन आना चाह रहा है लेकिन नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हुआ है। यहां स्ट्रेन आना चाह रही है लेकिन नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अगर अब इसको हम हीट करें तो यहां डिफॉर्मेशन तो नहीं आएगा, अर्थात स्ट्रेन तो नहीं आएगा, लेकिन तीसरी वाली क्लास आप लोगों ने देखी थी तो आप एकदम डैम श्योर होंगे कि सर यहां स्ट्रेन तो नहीं आएगा लेकिन सर यहां स्ट्रेस जरूर आएगा, क्योंकि यहां सब तरफ कंस्ट्रेंट्स हैं, सब तरफ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि अगर आपने स्ट्रेन को रोका, अगर आपने स्ट्रेन को रोका तो क्या पैदा हो गया? स्ट्रेस। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि अगर आपने स्ट्रेन को रोका तो क्या पैदा हो गया? स्ट्रेस। यानी जो स्ट्रेस आ रहा है वो स्ट्रेन के कारण आ रहा है। अगर स्ट्रेन आ जाता तो स्ट्रेस ना आता। यहां स्ट्रेस जो है और स्ट्रेन जो है, अगर इन दोनों में हम पूछें आपसे कि कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, तो आप कहेंगे सर स्ट्रेन जो है ये कॉज है और जो स्ट्रेस है ये इफेक्ट है। तो आज से एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि स्ट्रेन के कॉज के कारण स्ट्रेस नाम का इफेक्ट डेवलप होता है। अगर स्ट्रेन यहां आ जाता तो स्ट्रेस न आ पाता। आपने स्ट्रेन को रोक दिया तो स्ट्रेन ने कहा कि भैया मुझे रोक सकते हो, लेकिन स्ट्रेन आएगा। जैसे आपने देखा ना मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही स्ट्रेन रोक लोगे लेकिन स्ट्रेस आएगा। सो व्हाट इज द कॉज? द कॉज इज स्ट्रेन। व्हाट इज द इफेक्ट? द इफेक्ट इज स्ट्रेस। इसको और एक बात से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, वहां देखिएगा कैसे कनेक्ट कर रहा हूं। अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो यहां हम x को प्लॉट करते हैं अमूमन, आपने देखा होगा, और यहां हम लोग y को प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू हम पुट करते जाते हैं, y की वैल्यू हमको मिलती जाती है। यानी x पे, इस पे हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग कॉज को प्लॉट करते हैं, और y एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करते हैं? y एक्सिस पे हम लोग इफेक्ट को प्लॉट करते हैं। और आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब पढ़ेंगे, अगला लेक्चर जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का ही है। अगला लेक्चर आप देखिएगा, एक एक चीज मैं ब्रीफ करूंगा। शुरुआत करूंगा टेंसाइल टेस्ट से। यूटीएम पे टेंसाइल टेस्ट होता है,
कितने प्रकार के टेस्ट हो सकते हैं, यूटीएम से क्या क्या आप मेजर कर सकते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं। और यूटीएम पे टेस्ट करते समय जो स्पेसिमेन लेते हैं उसका गेज लेंथ कितना होता है, गेज लेंथ को अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स ने किस तरह से निर्धारित किया है। आप जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं तो उस समय आप लोड डिफ्लेक्शन या लोड इलोंगेशन डायग्राम क्यों नहीं बना रहे हैं। लोड इलोंगेशन जो है, लोड से ही तो स्ट्रेस निकालते हैं, इलोंगेशन से ही स्ट्रेन निकालते हैं, तो लोड इलोंगेशन डायग्राम क्यों नहीं बना रहे हैं। इन तमाम सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। आप माइल्ड स्टील का ही क्यों बनाते हैं और मटेरियल्स का क्यों नहीं बनाते हैं, माइल्ड स्टील अन्य मटेरियल से किस तरह से अलग है, इन सब तमाम सारे प्रश्नों का जवाब क्लास नंबर 4 में आपको मिलेगा। इवन आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी, जैसे आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं ना, तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में यहां से एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन ऐसे खींचेंगे या ये लाइन ऐसे खींचेंगे, मतलब ये लाइन इस एक्सिस के क्लोज रहेगी या इससे दूर रहेगी। इन सब तमाम सारे प्रश्नों का जवाब क्लास नंबर 4 में मिलेगा। लेकिन ये तो क्लास नंबर 4 है नहीं, तो क्लास नंबर 5 है नहीं, मतलब कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वाली क्लास है वो क्लास नंबर 5 होगी, 4 तो यही है। तो ये 5 तो है नहीं, 4 क्लास है ना। तो 4 में हमें क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के बारे में हम जान रहे हैं, तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि यहां हम लोग प्लॉट करते हैं स्ट्रेस को और यहां प्लॉट करते हैं स्ट्रेन को। इसीलिए प्लॉट करते हैं बेटा क्योंकि कॉज स्ट्रेन है, इफेक्ट स्ट्रेस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न जो बचपन से आप लेके झेल रहे थे, ठीक है ना, 2 प्रश्न आपको परेशान करते रहे होंगे। एक पहले ये प्रश्न रहा होगा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, दूसरा प्रश्न ये है कि पहले स्ट्रेस आया कि पहले स्ट्रेन आया। अब पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, ये तो मुझे नहीं पता है, इसका आंसर मैं दे नहीं सकता हूँ, ना तो कोई कोचिंग चलती है इसकी। लेकिन पहले स्ट्रेस आया कि पहले स्ट्रेन आया, इसका आंसर अगर मैंने सक्सेसफुली दे दिया हो तो आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं बोर्ड से, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो दैट इज ऑल अबाउट नॉर्मल स्ट्रेन्स। ये जो कुछ भी था वो नॉर्मल स्ट्रेन से संबंधित था। अब नॉर्मल स्ट्रेन्स को अच्छे से पढ़ने के बाद हम लोग शियर स्ट्रेन पढ़ने जा रहे हैं। शियर स्ट्रेन के बारे में, शियर स्ट्रेन को पढ़ते समय एक चीज तो आपके दिमाग में एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए बच्चों, कि शियर स्ट्रेन को पढ़ते समय जिस डिफॉर्मेशन को हमें दिमाग में बैठा के चलना है, यानी हम ये कहें सीधे सीधे कि जिस डिफॉर्मेशन के कारण शियर स्ट्रेन आता है, उस डिफॉर्मेशन का नाम क्या है, चेंज इन शेप। यानी यहां साइज नहीं बदलेगा, यहां क्या बदलेगा, शेप। When we are talking about shear strain, the deformation will be such kind of कि वहां पर शेप बदलेगा न कि साइज, शेप बदलेगा न कि साइज। आइए देखते हैं कैसे शेप बदलता है, कैसे डिफॉर्मेशन होता है। तो डिफॉर्मेशन का जो दूसरा रूप है वो है आपका चेंज इन शेप। जो बातों को मैंने आपको पढ़ाया है अभी, वही बातें यहाँ प्रिंटेड लिखी हुई हैं, वो मतलब कॉपी करके लिखी हुई हैं कहीं न कहीं से, किताब वगैरह से। अगर आपका मन है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें मैं क्या समझाऊं, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, तो आप मन चाहे तो यहाँ नोट कर लीजिए। मैं एक बार बोर्ड से हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। सेम वही चीजें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। उसके बाद देखिए क्या चीजें हैं, उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात हुई है। नॉर्मल स्ट्रेन होता है, और शियर स्ट्रेन होता है। यहां मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं कि टेंसाइल स्ट्रेन जो होता है उसको हम प्लस लेते हैं और कंप्रेसिव को हम लोग माइनस लेते हैं। अगर शियर स्ट्रेन की हम लोग बात करें तो शियर स्ट्रेन के बारे में आप इतना जानते होंगे कि शियर स्ट्रेन किस तरह से लगता है। शियर स्ट्रेन जो है वो टेंजेंशियल लगता है ना, जब यहाँ पे कोई फोर्स आएगा तो इसका जो रिएक्शन फोर्स आता है वो क्या लगाता है, वो लगाता है शियर स्ट्रेन, ठीक है ना। अब देखिए शियर स्ट्रेन को हम लोग क्या करते हैं, शियर स्ट्रेन को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, हम आपको बता चुके हैं। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ये जो गामा है ना,
ये गामा भी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि गामा पॉजिटिव कहाँ होगा, गामा नेगेटिव कहाँ होगा। इसकी चर्चा हम लोग अभी फर्दर क्लास में करेंगे। फिर देखिए नॉर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला फिर यहां डिराइव किया गया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसलिए मैं स्क्रीन से हट गया हूं। उसके बाद देखिए आपके सामने टॉपिक आता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन का संबंध किससे है? चेंज इन शेप। किससे संबंध है बच्चों? चेंज इन शेप। चेंज इन साइज के बारे में तो हम नॉर्मल स्ट्रेन में पढ़ चुके हैं। अब हम यहां क्या पढ़ने जा रहे हैं? चेंज इन शेप। बेसिकली जहां चेंज इन शेप होगा वहीं पर शियर स्ट्रेन आएगा। जैसे चेंज इन शेप देखिए यहां पर हो रहा है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, देखिए इस तरह से एक बॉडी है। जब इस बॉडी पर ये फोर्स लगा, टेंजेंशियल फोर्स लगा, तो जो बॉडी देखिए इस तरह की थी, अब मैं आपको व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, वो बॉडी देखिए कैसी हो गई, वो बॉडी कुछ इस तरह से हो गई। यानी यहां वाला जो था लाइन, वो लाइन देखिए यहां आ गई। ये वाली जो लाइन थी ये कुछ आगे बढ़ गई, यानी ये लाइन अब यहां से कुछ यहां पहुंच गई। इसको मैं और डार्क कलर से दिखा देता हूं, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो इतने से तो ठीक है। अब देखिए जब इसमें पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि डिफॉर्मेशन में शेप चेंज कैसे होता है। देखिए यहां पे जब फोर्स लगेगा तो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा तो ये वाली जो लाइन है ये गिर करके देखिए यहां पहुंचेगी। दिस लाइन विल बी लाइक दिस। ये लाइन जो है देखिए, ये वाली जो लाइन है वो यहां से हटके कहां पहुंचेगी? वो यहां पहुंचेगी। देखिए यहां से क्या आई? यहां। अब ये वाली जो लाइन है ये वाली शिफ्ट होके आगे पहुंचेगी, यानी यहां से ये वाली लाइन जाएगी यहां तक। ये वाली जो लाइन है वो गिर के यहां पहुंचेगी, यानी ये वाली लाइन कहां जाएगी? ये वाली लाइन कहां जाएगी? दिस लाइन विल बी लाइक दिस। ये लाइन देखिए यहां से यहां आ जाएगी। और नीचे वाली लाइन तो फिक्स है, ये तो फिक्स है ना। अगर ये फिक्स नहीं होगा तो फिर तो स्ट्रेन आएगा ही नहीं। अगर ये फिक्स नहीं होगा तो फिर स्ट्रेन कहां आएगा? फिर स्ट्रेस कहां आएगा? मूवमेंट हो जाएगा सीधे ना। तो देखिए ये देखिए यहां शिफ्ट हुआ। अब देखिए यहां पे क्या कोई साइज में चेंज हुआ? नहीं। ये लाइन जितनी बड़ी थी अभी भी उतनी ही बड़ी है, ये लाइन जितनी बड़ी थी ये अभी भी उतनी ही बड़ी है, केवल क्या बदल गया? इसका शेप। तो ये बात क्लियर हुआ कि शियर स्ट्रेन, अगर हम शियर स्ट्रेन की बात करें तो शियर स्ट्रेन में डिफॉर्मेशन कौन सा होता है? डिफॉर्मेशन में साइज नहीं बदलता, क्या बदलता है? चेंज इन शेप। क्या बदलता है बच्चों? चेंज इन शेप। ये है चेंज इन शेप, ये बदला आपके सामने। पहले डिफॉर्मेशन को क्लियर करिए, स्ट्रेन तो मैं समझा ही दूंगा, पहले बेसिक्स कनेक्ट करिए। आप बच्चों की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो बेसिक्स की होती है। मैं आपको बताऊं, एक स्टूडेंट मेरे पास आया एक बार, आज वो गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है ना, लेकिन जो है जब हमारे पास तैयारी करने आया तो इतना वो उसके अंदर जुनून था पढ़ने का और सेलेक्ट होने का, तो वो जहां पढ़ने जाए, जिससे पढ़ने जाए, तो सब लोग उसको बोलते थे कि बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़िए। तो मेरे पास आया, उसने कहा सर मुझे बताइए बेसिक क्या होता है, पहले मैं बेसिक पढ़ लेना चाहता हूं। ठीक है, बेसिक किस किताब में मिलेगा? बेसिक की किताब कोई मिलती है क्या? तो मुझे बड़ी हंसी आई। बेसिक का मतलब समझते हैं? बेसिक का मतलब होता है कि जो सबसे उसका मूलभूत तत्व है किसी टॉपिक का, किसी चैप्टर का, किसी विषय का, पहले आप उनको कनेक्ट करिए। आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो बार बार स्ट्रेन आएगा, बार बार स्ट्रेस आएगा। आपको पहचानने के लिए ये क्लियर होना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेस है, और वो तब क्लियर रहेगा जब सही से आप डिफॉर्मेशन समझेंगे, सही से आप चेंज इन शेप समझेंगे। तो बेसिक की कोई किताब नहीं आती है कि सिलेबस में डिफाइन है बेसिक पढ़ के आओ। बेसिक मतलब हर एक चीज का मूलभूत सिद्धांत, ठीक है।
तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां आप देख रहे हैं कि चेंज इन शेप हो रहा है ना, देखिए चेंज इन शेप हुआ। अच्छा भाई, अब हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं किसको, अब हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं बेसिकली शियर स्ट्रेन को। देखिए शियर स्ट्रेन को हम एंगल से डिफाइन करेंगे। आप देखेंगे तो लिखा भी होगा द चेंज ऑफ एंगल, क्या लिखा है, द चेंज ऑफ एंगल। शियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज ऑफ एंगल होता है। लेकिन एंगल में भी बहुत लोचा है, बहुत सारे एंगल दिखाई पड़ेंगे आपको यहां, उसमें पहचानना पड़ेगा कि चेंज ऑफ एंगल कहां है, कहां से एंगल कहां जा रहा है, यह पहचानना पड़ेगा। डिफाइन एंगल से ही होना है, यह कंफर्म है शियर स्ट्रेन। आइए देखते हैं, द चेंज इन एंगल दैट अकर्स बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स। जिन जिन शब्दों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर आप उन शब्दों को पकड़ते जाएंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। क्या कहा जा रहा है, द चेंज इन एंगल दैट अकर्स बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स। दो लाइन सेगमेंट, मान लो एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है। अब इन दोनों के बीच कुछ एंगल है, देखो यहां पे एंगल 90 बन रहा है ना, अब इन पे एंगल 90 है। अभी जब ये लाइन सेगमेंट में शेप में परिवर्तन होगा, देखिए शेप में अगर इनमें परिवर्तन हो जाए, अगर इनके शेप में परिवर्तन हो जाए तो इनके एंगल में कितना चेंज हुआ, इनके एंगल में, दोनों लाइन सेगमेंट में पहले क्या एंगल था उसको नोट कर लेंगे, बाद में कितना एंगल बना उसको नोट कर लेंगे, और पहले वाले एंगल में दूसरा वाला एंगल माइनस कर देंगे, हमको मिल जाएगा चेंज ऑफ एंगल। तो मुझे लगता है इससे आसान तरीके से मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि क्या देखना है आपको, चेंज ऑफ एंगल, द चेंज इन द एंगल दैट अकर्स बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स दैट वेयर ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू वन अनदर। पहले ये क्या थे, ओरिजिनली परपेंडिकुलर थे, देखिए एक ऐसे था और एक ऐसे था, परपेंडिकुलर है ना। अब ये क्या होंगे, अब ये चेंज इन एंगल जाएंगे। चेंज इन एंगल मतलब ये पहले 90 है, जब ये चेंज किया तो पहले देखो अभी 90 ना, अभी देखो 90 है, जब ये चेंज किया तो ऐसे हो गया ना, क्या अब 90 है, अब 90 नहीं है, अब कितना है, मान सकते हैं अल्फा है। तो शियर स्ट्रेन क्या है, चेंज ऑफ एंगल, चेंज इन एंगल। आइए देखते हैं जरा चेंज इन एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, समझिए। देखिए जरा पहले जरा समझिए कि इनका एंगल कितना था, पहले देखिए ये एंगल कितना था, पहले जो ये एंगल है वो 90 था, ये दोनों लाइन सेगमेंट के बीच का जो पहले एंगल था वो 90 था। देखिए 90 बन रहा है ना, देखिए 90 बन रहा है कि नहीं भाई, देखिए समझिए 90 बन रहा है, जी हाँ पहले 90 बन रहा है ना। देखिए ऐसे दो लाइन सेगमेंट जो ओरिजिनली जो पहले क्या थे, परपेंडिकुलर थे, देखिए ये परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों देखिए ध्यान से, इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 है ना, देखो 90 दिख रहा होगा आपको, 90 था। अभी गामा अल्फा कुछ मत करना, केवल 90 समझो बस, ठीक है। तो पहले इनके बीच का एंगल कितना था, 90। जब ये वाला लाइन सेगमेंट यहां पहुंच गया, जब ये चेंज ऑफ शेप हुआ यहां पहुंच गया, अभी गामा पे ध्यान भी मत देना, जान लेना गामा है ही नहीं है, गामा दिख तो नहीं रहा है ना, कह दो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल गामा दिख ही नहीं रहा सर, गामा नहीं दिख रहा, अल्फा भी नहीं दिख रहा सर, केवल क्या दिख रहा है, केवल ये 90 दिख रहा है बस। बोलो सब लोग बताओ, गामा दिख तो नहीं रहा, अल्फा दिख तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, केवल 90 दिख रहा है सर। ये लाइन दिख रही है सर, ये लाइन दिख रही है सर, मैं व्हाइट कलर से दिखा देता हूं आपको समझ में आएगा। केवल सर मुझे ये लाइन दिख रही है सर, केवल मुझे ये लाइन दिख रही है सर, और इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90। गामा अल्फा कुछ नहीं दिख रहा। अब क्या हुआ, चेंज हुआ, अब जब चेंज हुआ तो ये लाइन यहां आके गिरा, बोलो यार, और ये लाइन जैसे था वैसे, इस लाइन में कोई चेंज तो होगा नहीं क्योंकि फिक्स है। अब बताओ पहले इनके बीच का एंगल 90 था, पहले इनके बीच का एंगल कितना था बच्चों, पहले इनके बीच का एंगल कितना था बच्चों, 90 था। अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, अब इनके बीच का एंगल मान लिया अल्फा हो गया। अल्फा कोई एंगल है यार, पहले 90 था, पहले 90 था, अब कितना हो गया, अल्फा हो गया। जैसे मान लो, देखो देखो ऐसे समझो, ये देखो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज दिस, पहले मेरे दोनों हाथों के बीच का एंगल पहले कितना है, 90 है ना, देखो दिस इज 90, देखो 90,
अब ऐसे हो गया तो अभी ये छोटा वाला एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल देखो, देखो ये एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल कितना बना, लेट अस सपोज अल्फा बना, लेट अस सपोज इट इज अल्फा। तो ध्यान क्या समझना है, ध्यान से क्या समझना है हमें, हमें ध्यान से ये समझना है कि पहले जब शेप में परिवर्तन नहीं हुआ था, जब शेप में परिवर्तन नहीं हुआ था तो एंगल 90 था, जब शेप में परिवर्तन हो गया तो एंगल कितना बना, अल्फा। पुराना वाला अल्फा मैंने गायब ही कर दिया है, तो अल्फा दिख गया अब, हाँ सर अल्फा अब दिख गया। एक बच्चे ने कहा सर यही अल्फा ही शियर स्ट्रेन है क्या, ना 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 ना, ये अल्फा शियर स्ट्रेन नहीं है, शियर स्ट्रेन चेंज इन द एंगल है। चेंज इन द एंगल समझते हो कि पहले कितना था अब कितना हुआ, पहले था 90, 90 को क्या लिखोगे π/2, इतना तो समझते हो ना भाई कि 90 को π/2 बोल सकते हैं। बाद में कितना हुआ अल्फा, तो पहले वाले में से जब अल्फा को बाद में हुआ ना, इसको माइनस कर दोगे तो ये जो बना है, ये जो बना है, जो ये बना है ना, पहले कितना था बोलो, पहले था π/2, बाद में अल्फा बना, तो पहले वाले में से बाद वाला जब माइनस करोगे तब मिलेगा ना द चेंज इन द एंगल। बोलो यार क्या मिला, द चेंज इन द एंगल। शियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन द एंगल। चेंज मतलब पहले क्या था बाद में क्या हुआ, पहले था π/2 मतलब 90, बाद में हुआ अल्फा, तो π/2 में से अल्फा माइनस कर दोगे जब बच्चों, तब जो चीज मिलेगी इसी का नाम क्या है, इसी का नाम क्या है, शियर स्ट्रेन। और इसी शियर स्ट्रेन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, गामा से। किससे डिनोट करेंगे, गामा से। सो बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है अल्फा ही हमारा शियर स्ट्रेन है। नहीं, अल्फा शियर स्ट्रेन नहीं है, अल्फा तो फाइनल एंगल है आफ्टर डिफॉर्मेशन। शियर स्ट्रेन हमारा क्या है, इनिशियली एंगल क्या था, माइनस कितना हुआ, तो इनिशियली 90 था, माइनस कितना हुआ आपका अल्फा हुआ, तो 90 माइनस अल्फा इज गामा। यानी अगर पहले ही देखा जाए तो पहले हम लोग कहाँ थे, यहां पे थे, फिर यहां आए, तो ये जो वैल्यू हुई, ये जो वैल्यू हुई वही तो चेंज ऑफ स्ट्रेन हुई। बोलो यार, देखो पहले, अब देखो यहां से यहां तक कवर कर रहे हैं, केवल यही बच रहा है ना, तो दिस गामा, ये छोटा वाला गामा लिखा है मैंने, बड़ा गामा लिख दिया, दिस गामा इज नोन एज द चेंज ऑफ एंगल और द शियर स्ट्रेन। और डिटेल में समझिए, अगर ना समझ में आया हो तो और समझा रहा हूं, हालांकि समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो और समझिए, तब तक समझिए जब तक चीजें एकदम क्लियर ना हो जाएं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सोम को मैं आसान बनाऊंगा, साथ ही साथ में इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। अगर आसान और इंटरेस्टिंग बन रहा है तो थम्स अप करके मुझे बताइएगा जब ये वीडियो देखिएगा तो। चलिए मैं क्या कह रहा हूं, ये देखो, एक हमारा लाइन सेगमेंट यहां है, ये लाइन सेगमेंट यहां है। ओरिजिनली दोनों किस पे थे, दोनों 90 डिग्री पे थे। किस पे थे बेटा, 90 डिग्री पे थे। अच्छा भाई, अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इसमें शेप में चेंज आ गया। अच्छा, ये वाला तो फिक्स था, ये वाला तो फिक्स था, तो जो फिक्स है उसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। चेंज कौन करेगा, वही वाला। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उस पर कोई यहां पर लग गया होगा फोर्स। जब फोर्स लग गया तो इसकी नई पोजीशन मिली, और इसकी नई पोजीशन मान लिया हमने ये है। तो पहले एंगल 90 था, अब बताइए, पहले देखो यहां से यहां के बीच का एंगल 90 था, अब ये वाला जब यहां आके गिर गया तो अब ये से ये बीच का एंगल कितना हो गया, ये एंगल बन गया अल्फा। तो पहले था 90, 90 मतलब π/2 माइनस अल्फा, ये जो बना ना, यही बना शियर स्ट्रेन। इसी का नाम क्या है, शियर स्ट्रेन, गामा। अगर आप इसमें खोजोगे तो कहां मिलेगा 90 माइनस अल्फा, टोटल 90 है, ये अल्फा है, तो अगर आप गामा खोजोगे तो कहां मिलेगा, गामा आपको यहां मिल जाएगा, दिस इज गामा। अगर गामा में अल्फा जोड़ दोगे फिर कितना मिल जाएगा, 90। बात समझ में आया ना। तो ये है आपका शियर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन समेटे है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन समेटे है। क्या आपको क्लियर हुआ? बच्चे नहीं समझ पाते कौन सा एंगल लेना है, एंगल तो बहुत सारे हैं, 90 भी दिख रहा है, अल्फा भी दिख रहा है, गामा भी दिख रहा है, कौन सा एंगल लेना है, यही पूरा खेल सेट हो रहा है।
समझ गए होंगे मुझे लगता है। तुम लोग फिर से पुराने वाले स्क्रीन पे आ जाएं, कुछ बातें और जानते हैं ज़रा। जो पहले मैंने लिखा है उसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो देखिए, चलिए काम करते हैं, उसी पे चलते हैं। ठीक है, लिखा लिखाया वाला रेडीमेड काम नहीं, खुद से लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो देखिए शियर स्ट्रेन क्या बना, शियर स्ट्रेन क्या बना, वाइट कलर ले लें ताकि आपको ज़्यादा दिखाई पड़े। शियर स्ट्रेन क्या बना, शियर स्ट्रेन को हम लोग डिफाइन करेंगे गामा से, एंड गामा इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा। ओके, दिस इज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को, इस गामा को हम लोग रेडियंस में किस में दिखाते हैं, रेडियन में दिखाते हैं। ठीक है ना, किस में दिखाएंगे, रेडियन में। तो अगर एंगल की वैल्यू दी हुई है तो डिग्री को आप किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। 1 डिग्री में कितना होता है, π/180 रेडियन होता है क्या। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप अपने एंगल को चेंज कर लेंगे जहां भी चेंज करना होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो ये शियर स्ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अब आप एक चीज और समझिएगा, एक चीज आप और समझिए कि जो अल्फा है, जो अल्फा है, अब देखिए पहले यहां था ना, अब देखिए जरा, अगर इसको ऐसे समझिए, मैं कलर वही इस्तेमाल करूं जो अभी तक मैंने किया है तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अब देखिए यहां पे अल्फा आया ना, अल्फा यहां आया था, एक अल्फा ये बना, ठीक है ना। अगर ये वाला इस तरफ ना जा करके इस तरफ जाए तो क्या स्थितियां बनेंगी, यानी ये ऐसे रहे, ये ऐसे रहे, एंड दिस इज लाइक दिस, और ये मान लीजिए जो चेंज हुआ वो इधर हुआ, तो अल्फा कैसे बनेगा, फिर ये अल्फा बनेगा। ये जो अल्फा है वो लेस देन 90 है, और जो ये अल्फा है ये ग्रेटर देन 90 है। बोलो भाई, मतलब यहाँ पे था, जो यहाँ पे था इसकी नई पोजीशन ये मिल गई, और यहाँ पे था इसकी नई पोजीशन ये भी तो मिल सकती है। अगर इधर से लगेगा स्ट्रेस तो इसको इधर भी तो ले आएगा। तो अल्फा लेस देन 90 भी हो सकता है, अल्फा मोर देन 90 भी हो सकता है। जब अल्फा लेस देन 90 होगा, जब भी अल्फा लेस देन 90 होगा तो जो गामा मिलता है ये आपका, ये पॉजिटिव लिया जाएगा। यानी इस केस में हम लोग गामा की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको टेंसाइल और कंप्रेसिव का साइन कन्वेंशन सिखाया अभी थोड़ी देर पहले ना, वैसे ही शियर स्ट्रेन का भी साइन कन्वेंशन सीख लीजिए। और जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो इस केस में हम लोग गामा की वैल्यू क्या लेंगे। So this is all about shear strain। मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। गामा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, कैसे माइनस करते हैं, कैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं। मैंने कोशिश करी कि आपको सब बातें मैं समझा दूं डिटेल में। आप चाहे मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, कोई भी लेक्चर देखिए, आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, सब कुछ आपको कवर कर रहा, और आपके जो डाउट्स हो सकते हैं मैं खुद उन डाउट्स को यहां डिस्कस कर दे रहा हूं। आपके डाउट्स बचेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लाइव क्लास लूंगा, ये पेड बैच है आप जानते हैं, उसकी क्लासेस हैं, तो लाइव भी लूंगा, उसमें आप लाइव में पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कुछ नोट लिखा है, देखते हैं क्या नोट लिखा है भाई, समझते हैं जरा। नॉर्मल स्ट्रेन कॉज द चेंज इन द डायमेंशन। कह रहा है नॉर्मल स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन में चेंज करता है, और चेंज इन द वॉल्यूम, मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले ना वॉल्यूम वाला, देखो आ गया। वेयर एज द शियर स्ट्रेन कॉज द चेंज इन द शेप। जो शियर स्ट्रेन है वो कहां पे कॉज करता है, वहां पे कहां पे चेंज करता है, शेप में। जो बातें मैंने आपको समझा दी वही लिखा है, कोई नई बात नहीं है। Strain is a geometrical quantity that is measured using strain experimental techniques. Once strain is calculated, stress can be calculated by using the properties। कहा जा रहा है कि strain एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, और अगर strain मेजर हो जाए तो stress मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने निकाल लिया strain, सबसे पहले क्या निकाला आपने, strain। जब आपने strain निकाल लिया फिर आप देखेंगे कि मटेरियल कौन सा है। जब आपने स्ट्रेन निकाल लिया फिर आप देखेंगे मटेरियल कौन सा है।
क्या देखेंगे, मटेरियल कौन सा है। जब आप देखेंगे मटेरियल कौन सा है तो इस मटेरियल कौन सा है इससे क्या पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा यंग्स मॉडुलस। क्या पता चल जाएगा, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी का कौन सा मटेरियल होता है, ये सब कुछ आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मालूम हो जाएगा E। तो पहले आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, पहले आपने निकाल लिया स्ट्रेन, फिर आपने देखा मटेरियल कौन सा है, मटेरियल जो है उसके हिसाब से आपको E मिल गया, E और स्ट्रेन मिल गया तो आपको तो फॉर्मूला पता है, आप निकाल लेंगे। फिर आगे आगे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे आप, स्ट्रेस इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, आप इसको हटाते हैं तो E आता है। तो ये स्ट्रेन के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियां हैं। आपको एक क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन हालांकि है, एग्जामिनेशन में पूछता है कि स्ट्रेन जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो डायमेंशन लेस होती है कि नहीं। तो स्ट्रेन क्या है आपका, डायमेंशन लेस होता है, ना तो इसका कोई डायमेंशन होगा और ना तो इसकी कोई यूनिट होगी। क्यों, क्योंकि ये ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन अभी आपने डिफाइन किया ना कि L फाइनल माइनस L इनिशियल अपॉन L फाइनल, L इनिशियल सॉरी, इसको L नॉट लिखे थे। देखो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी, इनको भी हमने आपको कवर कर दिया। आगे देखते हैं जरा आगे क्या चीजें हैं। अच्छा अब देखिए जरा कुछ स्लाइड्स, अभी स्लाइड आगे बढ़े हैं, आपने देखा होगा कि सर कुछ छुड़वा तो नहीं रहे हैं, कुछ छूट नहीं रहा है। प्रिज्मेटिक बार और नॉन प्रिज्मेटिक बार के बारे में आगे बताऊंगा आपको कि प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, नॉन प्रिज्मेटिक बार क्या होता है। उसके बाद था लेटरल स्ट्रेन के बारे में था। लेटरल स्ट्रेन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेटरल स्ट्रेन आपको पढ़ाऊंगा जब पॉइजन्स रेशियो पढ़ाऊंगा, उस समय लेटरल स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन आपसे करूंगा। अभी मैं जो काम करने जा रहा हूं, अब देखिए स्ट्रेन यहां तक कंप्लीट हो गया। इतना स्ट्रेन अगर आप जानते हैं आप जेईई कोई भी परीक्षा दे सकते हैं। अब मेरा मन है कुछ थोड़ा सा इस क्लास को मैं एक एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। एडवांस लेवल मतलब थोड़ा सा आगे, स्पेशली गेट एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मुझे और क्वेश्चन कहीं नहीं दिखे, जेई में तो दिखे ही नहीं, एई में भी नहीं दिखे, ईएस के प्री में भी नहीं दिखे, गेट में कुछ क्वेश्चन मुझे दिखे हैं। मैं कभी रिस्क नहीं लेता, मैं सब चीजों को आपको इसलिए कराता हूं कि मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन आ ही जाए थोड़ा सा ऊपर लेवल का भी, तो आप उसको अटेम्प्ट तो कर पाए कम से कम। और जब कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछता, वो सिंपल चीजें पूछता है। तो सिंप्लीफाइड चीज को कम से कम तो जान सके हम लोग। आइए हम एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन हम उसको आसान बनाने जा रहे हैं। हम उसको आसान कर देंगे, बस आप धैर्य रख के मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, शियर स्ट्रेन मतलब गामा इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हम चाहते हैं शियर स्ट्रेन निकल जाए। आपने कहा सर अभी हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन में ही तो निकाला। अभी जो हमने निकाला वो फॉर्मूला थोड़ा अलग था, अभी जो हम निकालने जा रहे हैं वो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। आपने कहा चलिए सर शुरू करते हैं, देखते हैं कठिन है तो भी पढ़ा जाएगा, सरल है तो भी पढ़ा जाएगा। कठिन नहीं है बहुत सरल, नई चीज है, कहीं नहीं मिलेगा किसी बुक्स वगैरह में आपको, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में पिछली बार आए थे, सो अभी भी आगे किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क। जिंदगी में देखिए अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं तो सारे हथियार लेके जाइए, क्योंकि वहां से हार के आने के बाद आप कोई भी एक्सक्यूज देंगे कि फला नहीं पढ़े थे, आप कभी असफल हो गए लाइफ में ना, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आप कहेंगे मैंने कोचिंग खराब चुन ली तब भी कोई नहीं सुनेगा, आपका टीचर कह दो खराब है तब भी कोई नहीं सुनेगा, आपने खराब पढ़ाई करी कोई नहीं सुनेगा, चाहे 100 परेशानियां आपके लिए, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, सक्सेस। तो इसलिए सक्सेस से समझौता मत करिए, आप सब कुछ पढ़ के जाइए। युद्ध जीतना है तो सारे हथियार लेके जाइए। ये मत कहिए नहीं वो आ गया क्वेश्चन, नहीं तो हम ये क्वेश्चन जो है कर ही लेते, नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं करिए। डिटर्मिनेशन है अगर जहां 100%, वहां एक्सक्यूज नहीं चलता है।
तो हम लोग सब कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं। शियर स्ट्रेन, अच्छा सब कुछ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरा पोथिन्ना लेके बैठ जाइए, सारी किताब जितनी घर में किताब सब पढ़ डालेंगे। सब कुछ का मतलब है वो सब कुछ जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरत है, जो वांछित है, जो रिक्वायर्ड है आपके लिए। मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मैं वो पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है। ओके, तो हम शियर स्ट्रेन निकाल रहे हैं किस प्लेन में बेटा? एक्स वाई प्लेन में। कहां निकाल रहे हैं? एक्स वाई प्लेन में। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ले लिया, देखो ये एक्स प्लेन ले लिया, ये वाई प्लेन ले लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो कोई बॉडी हमने ले ली है और ये 90 डिग्री पे बॉडी है। अच्छा भाई, जब इसमें चेंजेस होंगे तो ये बॉडी किस तरह की हो जाएगी? जब इसमें चेंजेस होंगे तो देखिए, चेंजेस होने के बाद ये बॉडी कुछ इस तरह की आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए ये वाली बॉडी इधर आ गई, ये वाली बॉडी देखिए इधर आ गई, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। पिछले वाले केस में हमने इसको फिक्स रखा था ना, यहां बस यही अंतर है कि यहां फिक्स नहीं है। यहां देखो ये वाला भी थीटा डिग्री घूम गया और ये बॉडी कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगी। बात समझ में आया? एक बार फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं सामने से, एक बार फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए ताकि फिगर में कोई डाउट आपको ना रहे। देखिए यहां पे क्या है, ये चेंज हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया है, ये जो चेंज हो गया है ना, यहां पे कोई डाउट ना रहे आपको। अब देखिए ये है θ1, ये θ1 है, ये गलती से यहां टाइप हो गया है, यहां θ2 होगा, यहां θ2 होगा। कुछ इसमें मिस्टेक्स हो गई है, मैं कंफर्म कर देता हूं आपको ताकि आप गलती ना करें। देखिए यहां पे θ1 है, यहां θ2 होगा, θ1 तो यहां होगा, यहां θ1 कैसे हो सकता है? तो यहां θ1 है, ये अल्फा है, ये θ2 है। देखिए इधर यहां पे ये dx है, आगे जा रहे हैं तो dx है, मैं लिख दे रहा हूं अपने से, और इधर कितना है आपका dy है, ये गलती से dx लिख गया है, यहां आप dy, ठीक है, फिगर में जो करेक्शन थी मैंने कर दिया। अच्छा भाई, अब देखिए जब ये बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो देखिए बॉडी वर्टिकली शिफ्ट हो रही है, बॉडी वर्टिकली शिफ्ट हो रही है। कितना शिफ्ट हो रही है? एंगल θ1 शिफ्ट हो रही है, और लेंथ कितना जा रहा है? dv। तो dv को हम क्या कह सकते हैं? dv को हम कह सकते हैं वर्टिकल शिफ्ट। क्या कह सकते हैं? वर्टिकल शिफ्ट। और देखिए जब बॉडी यहां से आगे बढ़ रही है तो शिफ्टिंग हो रहा है, एंगल से θ2 जा रहा है, और du जो है, जो du नाम यहां दिया गया है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। आपने कहा सर आप निकालना क्या चाहते हैं? हम क्या निकालना चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। इस स्लाइड में आप ये समझ लीजिए पहले जरा कि देखिए ये एंगल देखिए जरा, पहले 90 था, इधर आपको दिख रहा है θ1, सॉरी θ2 दिख रहा है, और इधर आपको दिख रहा है θ1। ध्यान समझो जरा बात को, ये θ1 दिख रहा है और ये θ2 दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है? बीच वाला कितना दिख रहा है? अल्फा। तो बेटा θ1 को, अल्फा को, θ2 को सबको जोड़ोगे तो फिर 90 नहीं मिल जाएगा? बोलो भाई, θ1, θ2 और अल्फा तीनों को जोड़ोगे तो फिर 90 मिल जाएगा। यहां देखो ध्यान से, ये वाला एंगल देखो कितना है, ये वाला एंगल है आपका θ1, ये वाला एंगल देखो कितना है, ये वाला एंगल है θ2, बीच वाला एंगल कितना है? अल्फा। तो देखो θ1 अल्फा θ2 सबको जोड़ोगे तो 90 मिलेगा। बोलो यार, तो आपने कहा सर इससे आप क्या समझाना चाहते हैं? इससे हम बस इतना समझाना चाहते हैं कि अगर आप देखिए तो यहां पर देखिए, अगर मैं इसको मिटा दूं या इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं यहां तक और यहां तक, अगर आप देखिए तो θ1 प्लस θ2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 मिल रहा है। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या मिला? 90 माइनस अल्फा। ओ माई गॉड, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिला है, 90 माइनस अल्फा। याद करिए शियर स्ट्रेन क्या था? π/2 माइनस अल्फा। यानी ये जो 90 माइनस अल्फा मिल गया, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? गामा, शियर स्ट्रेन। और ये गामा किसके बराबर हो गया? θ1 प्लस θ2 के बराबर हो गया। तो एक नया फॉर्मूला हमें मिला ना कि अगर हमें गामा निकालना है, अगर हमें गामा निकालना है और हमें θ1 और θ2 दिया हो तो हम निकाल सकते हैं।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट माई डियर स्टूडेंट्स? आप समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी तक हमारे पास गामा निकालने का एक ही फॉर्मूला था, 90 माइनस अल्फा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अब हमें अगर अल्फा ना दिया हो, वो दोनों बॉडीज के बीच कितना एंगल बन रहा है चेंजेस वो ना दिया हो, बल्कि एक्स वाई प्लेन से एंगल दिए हुए हों, the angles are not given with respect to the line segment, the angles are given with respect to the xy plane। अगर xy प्लेन के रिस्पेक्ट में एंगल दिए हुए हो तब भी हम निकाल सकते हैं शियर स्ट्रेन की वैल्यू। वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन, वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। हमें यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, गामा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। अल्फा गिवन ही नहीं है, अल्फा गिवन ही नहीं है, तो क्या आप गामा नहीं निकाल सकते? तो क्या आप गामा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या आप गामा नहीं निकाल सकते? अब सोचिए, आप एग्जामिनेशन में गए, आप कहां गए एग्जाम में? दो बच्चे गए एग्जाम में, एक बच्चा गया नॉर्मल स्टूडेंट, एक जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट है, किसी कोचिंग में पढ़ता है, दूसरा जो है वो कौन सा गया? एमएमसी का स्टूडेंट। दूसरा कौन सा गया? एमएमसी का स्टूडेंट। अब बताओ, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या कहेगा कि हम लोग गामा नहीं निकाल पाए। उसके सर ने पूछा गामा क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि उसने कहा सर गामा इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2 माइनस अल्फा। सर अल्फा वाज नॉट गिवन, दैट इज व्हाई वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द गामा। ये कौन कहेगा? नॉर्मल स्टूडेंट कहेगा। लेकिन जो एमएमसी का स्टूडेंट है, क्या वो भी ये कहेगा? वो ये नहीं कहेगा। वो कहेगा कि गामा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है θ1 प्लस θ2। अरे तुम देखे तो होते, अल्फा तो नहीं दिया था लेकिन θ1 और θ2 तो दिया था। अब इस नॉर्मल स्टूडेंट वाले को तो बेचारे को पता ही नहीं है कि θ1 और θ2 से भी गामा निकल सकता है। तो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सिलेक्टेड स्टूडेंट एंड बिटवीन अ फेलियर स्टूडेंट। आप सब मेहनत करते हैं, सब टीचर्स भी मेहनत करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। डिफरेंस कहां आता है? फर्क कहां आता है? फर्क आता है कंटेंट में और कॉन्सेप्ट में। केवल वो सिखाया गया जो 60% स्टूडेंट करके आते हैं, तो आप कभी भी किसी बड़े एग्जामिनेशन को बीट नहीं कर सकते, बिकॉज द कंपटीशन, द लेवल ऑफ कंपटीशन इज वेरी हाई। सो यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट्स। आप हर एक लेवल का क्वेश्चन करके जाइए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। एंड नथिंग इज टू मच डिफिकल्ट। मुझे नहीं लगता इसमें डिफिकल्ट वाली जैसी क्या बात है। इट इज जस्ट यू नो और नॉट, बस इतना सा मसला है कि आपको पता है कि नहीं पता है। आपको पता है, इट इज वेरी सिंपल। तो क ख ग से भी सिंपल है, ABCD से भी सिंपल है। अब एक बच्चे ने कहा कि सर, हमने कहा हां। उसने कहा सर ये बताइए, क्या हमें वो डायरेक्ट θ1 और θ2 दे देगा और हम गामा निकाल लेंगे? क्या वो हमें डायरेक्ट θ1 और θ2 दे देगा और हम गामा निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा? हमने कहा देखो, जहां तक मुझे लगता है अगर जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट भी दे सकता है। आपने कहा सर गेट में कैसे आया था? गेट में वो डायरेक्ट θ1 θ2 नहीं दिया था, θ1 और θ2 को हमें निकालना पड़ा था। तो अब हम θ1 और θ2 को आज जरा निकालते हैं, देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है, ताकि कल को फिर कभी निकालना पड़े तो उसी फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो गामा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 तो हमें मिल गया, लेकिन हम θ1 और θ2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि होता क्या है। आइए फिर उसी फिगर में लौट के चलते हैं, वही फिगर आपको बताएगा कि θ1 और θ2 होता क्या है। देखते हैं कैसे निकालेंगे θ1। तुम लोग बताओ, सब मैथ्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स अच्छी करो, हमेशा कहता हूं खूब मैथ्स पढ़ा करो। फिजिक्स की गाड़ी, इंजीनियरिंग की गाड़ी, मैकेनिकल की गाड़ी मैथ्स के पहियों पे चली गई। चलो, tan थीटा का नाम सुना है? tan थीटा ले सकते हो, आओ ले लेते हैं tan थीटा। ये वर्टिकल शिफ्ट में मिटा दे रहा हूं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, मैं हट जा रहा हूं एक बार बोर्ड से। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो इतने का ले लीजिए, मैं बोर्ड से हट गया हूं क्योंकि मैं सब मिटा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा यहां, क्योंकि मुझे अब निकालना है चीजों को। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो भाई, जल्दी से ले लिया होगा तुम लोगों ने। अब मैं आ रहा हूं बोर्ड पे, मैं आ गया बोर्ड पे। अब मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं, क्यों मिटा रहा हूं? क्योंकि मुझे कुछ चीजें निकालनी है यहां से। क्या निकालनी है देखते हैं जरा। बच्चों यहां पे
थीटा 1 अगर लिया जाए, tan थीटा 1, ये थीटा 2 है, ध्यान देना, हाँ गड़बड़ हुआ था ना हम लोग का, ये थीटा 2 है और ये dy है, और ये तो वैसे भी जानते हो कि इधर dx होगा इधर dy होगा। अगर थीटा 1 निकाला जाए बच्चों, तुम ही लोग बताओ, अगर यहां पे हम लोग tan थीटा 1 निकालें इस वाले ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है ना, dv बाई dx होगा, dv बाई dx, ओके, क्या हो जाएगा, dv बाई dx। अगर tan थीटा 1 निकाल रहे हैं आप और थीटा एंगल बहुत स्मॉल हो, इफ द एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा मींस थीटा 1, इफ द थीटा 1 इज वेरी स्मॉल, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं, थीटा 1, एंड थीटा 1 विल बी इक्वल टू dv बाई dx। देखा, अगर परीक्षा में थीटा 1 ना भी दिया हो तब भी हम थीटा 1 निकाल सकते हैं dv बाई dx से। परीक्षा में क्या दिया रहेगा, v दिया रहेगा, v, और v की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार देंगे तो उसका कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा। अरे इतना समझते हो ना यार, v की वैल्यू कुछ भी दे दिया, 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x प्लस 2 कुछ दे दिया, तो डिफरेंशिएट करोगे dv बाई dx तो फट से थीटा 1 आ जाएगा। अगर नहीं दिया है थीटा 1 तो जरूर v दिया रहेगा, और v की वैल्यू जरूर दी रहेगी x के रिस्पेक्ट में, x के फॉर्मेट में, x के टर्म्स में, उसको डिफरेंशिएट मारना, तुरंत क्या निकल के आ जाएगा, थीटा 1। डेप्थ देखिए, एक एक सीढ़ी आपको गहराई में ले जा रहा हूं, एक एक सीढ़ी। मुझे लगता है बहुत कठिन नहीं लग रहा होगा, कमेंट में बताइएगा जरा, इस वीडियो को देखिएगा कि आपको कठिन तो नहीं लग गया। बोलो भाई, आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इसको निकालिए, इसको निकालिए, चलिए यहां पे निकालिए, क्या लिखेंगे, tan थीटा 2, tan थीटा 2, लंब बटे आधार, लंब कितना है, ऊपर तो नहीं हो गया, तुम लोग को दिख तो नहीं, ना दिखे ऐसा तो नहीं है, चलो यहां कर देते हैं du, और आधार कितना है, dy। अगर थीटा 2 भी बहुत स्मॉल एंगल हो, थीटा 2 बहुत स्मॉल एंगल हो, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 लिख सकते हो, और ये हो गया du बटे dy। यानी थीटा 2 कैसे निकालोगे, v के साथ साथ u भी दिया रहेगा, और u किसके टर्म्स में रहेगा, y के टर्म्स में, तो डिफरेंशिएट कर दोगे du बटे dy तो थीटा 2 मिल जाएगा, फिर थीटा 1 थीटा 2 को जोड़ देना, गामा मिल जाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट तो समझ ही नहीं पाएगा कि गामा आया कहां से, थीटा 1 निकलेगा कैसे, थीटा 2 निकलेगा कैसे। और जब मेरा स्टूडेंट मतलब वो सारे स्टूडेंट जो इसको कर पाएंगे, क्या वो परीक्षा में सफल होने की जो प्रायिकता है, जो सफल होने की प्रोबेबिलिटी है, उन बच्चों की बढ़ गई कि नहीं। आप इतनी मेहनत करते हैं, आपके माँ बाप इतना पैसा लगाते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन है, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, उम्मीदें बहुत बड़ी चीज हैं। देयर वर सो मेनी एक्सपेक्टेशन बिहाइंड एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के पीछे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी करने में हम लोग कोई हेल्प कर सकते हैं, और हम उन सारे सब्जेक्ट्स के हर उस पार्ट को कवर कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसे छोड़ के जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेना सही है। अगर गेट में पूछा है बेटा ना, जेई में पूछ लेगा, और जिस दिन पूछ लेगा उसके बाद कोचिंग वाले पढ़ाना शुरू करेंगे कि ये पढ़ लो, ये आता है। लेकिन हम लोग रिसर्च करते हैं, हम गेट का पेपर्स लगाते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, हम ईएससी लगाते हैं। हम गेट ईएससी क्यों पढ़ते हैं, हमें तो जेई पढ़ाना है, हमें तो एई पढ़ाना है, फिर भी इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी अच्छा क्वेश्चन आपके क्लास से बच के जाना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं जो काम मैंने अभी किया है, क्या वही काम कराया गया है कैसा आगे। वही चीज मैंने देखो यहां लिख दिया है, थीटा 1 प्लस अल्फा इक्वल टू, ये मैंने बताया आपको, गामा निकालोगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा, tan थीटा निकालोगे dv बाई dx आएगा, स्मॉल है, tan थीटा 2 निकालोगे du बाई dx आएगा, फिर गामा निकालोगे du बाई dx आएगा, तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 कितना हो गया बोलो, dv बाई dx, और थीटा 2 कितना हो गया बोलो, du अपॉन dy। दिस इज द shear strain, this is the exclusive concept you will never find in any YouTube video, even you will never find in your books। आप जो आप बुक्स लगाते हो उसमें नहीं मिलने वाला, लेकिन क्वेश्चन गेट में आया है, और ये क्वेश्चन आगे चल के जेईई परीक्षा में आएगा, डैम श्योर है, लिख लीजिए। बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज वेरी ब्यूटीफुल, द कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज टेक्निकल। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाइए, कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मुझे लगता है।
तो यहाँ की क्लास में, आज तक की क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत सारी छोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें सीखी, ठीक है ना। तो इस तरह के और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस की वानगी आपके लिए लेके आया हूं, ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चंस है जो एसएससी जेईई परीक्षा में आए हुए हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। आगे जब लाइव क्लासेस होंगी तो मैं पूरे क्लास में हर 3 क्लास के बाद, 4 क्लास के बाद मैं एक डाउट सॉल्विंग सेशन लूंगा और उसमें क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं, लगाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको लाइव क्लासेस में मिलेंगे जब आप हमारे बैच में ज्वाइन करोगे। ये क्लासेस आपको मेक माई करियर के ऐप पर मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। स्ट्रेन आप पढ़ लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन लिखा है चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब V2 माइनस V1 अपॉन V1। तो सही तो है भाई, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो ये भी स्ट्रेन हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन है। ये एसएससी जेईई का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप एसएससी जेईई के क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी सही है। चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, बात तो सही है। स्ट्रेन तो वो भी है, हालांकि ये बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन नहीं है, लेकिन स्ट्रेन तो है ही है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आई थिंक डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितने बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपने जो पढ़ा है वो कितना डेप्थ में पढ़ लिया है। एक टीचर का दायित्व तो यही है, मेरा काम यही है कि मैं आपको एग्जामिनेशन के लेवल के ऊपर ले जाऊं, ताकि जब आप एग्जाम दें तो आपको लगे कि यार एग्जाम का लेवल तो बहुत ही डाउन है, हमको तो बहुत आता है। फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस लेवल इज की टू सक्सेस। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी चीज है। अ स्टील रॉड ऑफ ओरिजिनल लेंथ, देखिए ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें दम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक स्टील रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ दी हुई है 200 mm, ओरिजिनल लेंथ मतलब L0 दी हुई है, एंड फाइनल लेंथ दी हुई है 200, ये फाइनल लेंथ दी हुई है 200.2 mm, यानी L फाइनल दी हुई है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सियल टेंसाइल लोड लगाया गया है ऑफ 20 किलो न्यूटन, फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, वो जैसे ही कोई कठिन शब्द आता है उस पर फोकस होते हैं कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ फोकस हो जाएंगे कि फोर्स दिया हुआ है इसको निकालते हैं, जबकि इस पूरे सवाल में फोर्स का कोई काम ही नहीं है। अगर वो ये ना देता तब भी आप निकाल लेते, उसने दिया ही इसलिए कि आप कंफ्यूज हो जाएं। जब आप सो मेनी डेटा देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो फोर्स और उसकी कोई मतलब ही नहीं। आप आज मैंने स्ट्रेन पढ़ाया, कहीं फोर्स पे कोई डिस्कशन हुआ कि कितने का फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स किसी फॉर्मूले में कहीं भी फोर्स इन्वॉल्व हुआ? नहीं। तो ऐसे चीजों का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है। What will be the strain developed in the rod? कितनी स्ट्रेन डेवलप होगी? वही फॉर्मूला L फाइनल माइनस L इनिशियल अपॉन L इनिशियल। देखो फाइनल कितना है 200, इनिशियल ये है, तो इसको माइनस करोगे तो 0.2 बचेगा, मुझे लगता है। जी हाँ 0.2 बचेगा। और L इनिशियल लगाओगे जब तो कितना हो जाएगा? 200 था L इनिशियल, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको 2/2000 लिख सकते हो, यानी 1/1000 यानी 0.001। कितना जाएगा? आई थिंक सी पार्ट आएगा, 0.001। सी शुड बी द करेक्ट आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जेईई में आ चुका है। कहां आया है? एसएससी जेईई में आ चुका। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, मैं हट जा रहा हूं बोर्ड के सामने से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेस। देखिए बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेस में आपका कंप्रेसिव भी आता है, आपका शेयर भी आता है, आपका वॉल्यूम भी आता है। एरिया स्ट्रेन को हम लोग बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन में कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसकी भी हम लोग बात करेंगे आगे, आपको समझाएंगे जब पॉइजन रेशियो वगैरह पढ़ाएंगे। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, अब इसमें क्या ही बताएं, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज, क्या होता है, स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये तो गलती है, लेटरल नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ स्ट्रेन दिया है और लीनियर स्ट्रेन दिया है, दो नाम दिए हुए हैं, कोई नाम गलत नहीं है, कोई नाम सही नहीं है, लेकिन ये है ना कि स्ट्रेन से क्या लगता है कि स्ट्रेन तो कई तरह के हो सकते हैं ना, लेकिन यहाँ लेंथ के अकॉर्डिंग दिया है, स्ट्रेन तो शियर भी हो सकता है और स्ट्रेन तो नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है ना, लीनियर भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका लीनियर होना चाहिए, क्योंकि शियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लेंथ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए, ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई का है, ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई का है। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू अ डबल लेंथ, एक वायर है वो डबल लेंथ, मतलब पहले वायर मान लो एल नॉट इतना बड़ा है, अब इसका डबल लेंथ कर दिया गया, ठीक है ना। तो पहले एल नॉट था, बाद में डबल लेंथ मतलब 2L नॉट हो गया। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू अ डबल लेंथ, डबल लेंथ मतलब बच्चों पहले एल नॉट था फिर 2L नॉट कर दिया गया। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा, वही पुराना हमारा फॉर्मूला जिसको लगाना और तुरंत फटाक से स्ट्रेन की वैल्यू निकालना, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, कैसे लगाते हो, यल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल, बताओ क्या होगा, फाइनल कितना हो गया 2L या 2L नॉट, ये एल नॉट था इनिशियल, अपॉन एल नॉट कितना हो जाएगा, यल नॉट अपॉन एल नॉट, एल नॉट से एल नॉट कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 1 कहीं आंसर दिया हुआ है बी पार्ट। सो क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, ये केवल बानगी थे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे आपका कमांड हासिल हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटेड 700-800 से 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा केवल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे लेकर के, उसमें बेसिक लेवल भी होंगे, उसमें एडवांस लेवल भी होंगे और हर तरह के क्वेश्चन होंगे। आप लगातार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वीडियोज पे हमें अच्छी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं, इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखिए, लोगों से शेयर करिए, कम से कम एक बच्चा 4-5 बच्चों तक पहुंचाए अगर इस वीडियो को, तो निश्चित रूप से मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं तो अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, और फिर आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।